मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए इतिहास के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इतिहास में मैंने आज कहा था, क्योंकि प्रांतीय राज्य कौन कौन थे मुगलों के बाद, उसे मैंने बता दिया था। वहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसे भी आपको बता दिया गया है। आज भी उसी रूप में क्लास होगा। आज जो मैं पढ़ाऊँगा आपको बंगाल विजय, ब्रिटिश का और मैसूर विजय। आज भी यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस संदर्भ में भी मैं बताऊंगा। और इसके जो मेन फैक्ट्स होंगे, जो स्ट्रक्चर होंगे, एक तरह से मैं मेंबर्स को प्रदान कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप में जो चैनल के लिए बना है। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, देखिए हर चैप्टर में, चाहे इतिहास हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, वही पूछे जाते हैं आयोगों के द्वारा। उन्हीं प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। आपको जैसा कि पता है, जो उत्तर की शक्तियां थी अवध, वो भी पराजित हो गए थे, और सहायक संधि तो अथवा विलय, धीरे धीरे सारी चीज़ों को आपने देखा। अब जो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो बंगाल और मैसूर, इसको किस तरह से पददलित किया इन दोनों राज्यों को अंग्रेजों ने, और एक और नॉर्थ की ओर अपनी सत्ता को स्थापित कर ली, अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, और दूसरा मैसूर को हरा करके साउथ की ओर, है ना। अब सिर्फ बचा हुआ था आपका साउथ में मराठा, उसको अगले क्लास में फिर हम लोग करते हैं। कर्नाटक वार को करना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बंगाल को शुरू करते हैं। तो बंगाल में आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, पहले भी मुर्शिद कुली खां थे एक, ठीक है, औरंगजेब का वह एक तरीका से आप मान सकते हैं कि राजस्व सुधारक था। उसी ने यहाँ पर क्या किया था, बंगाल में स्वतंत्र राज्य तो नहीं बोल सकते हैं, स्वायत्त राज्य की स्थापना कर ली थी 1717 से 27 तक, है ना। इन 10 सालों तक उसने शासन किया। तो यहाँ पर क्या क्या जो प्रश्न आता है, पहला तो इसका काल याद रखें, और जितने भी नवाब मैं बताऊंगा सबका क्रम जो आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है, उनको जो है क्रमानुसार अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि क्रोनो जो है आया करता है। तब यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न बनता है कि मुर्शिद कुली खां के काल में विद्रोह किन किन जमींदारों ने किया था। 3 जमींदारों ने किया था, ठीक है, सीताराम राय, उदित नारायण और गुलाम अहमद। मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे विद्रोह करने वाले। उसके अलावा मुर्शिद कुली खां का जो एक योगदान रहा, जो 1691 में अंग्रेजों के लिए औरंगजेब ने फरमान जारी किया था, तरह तरह की व्यापारिक सुविधाएं दी थी। और फिर 1717 में जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, एक डॉक्टर हैमिल्टन जो था, उसने इलाज कर दिया, तो खुश करके ऐसा मैग्ना कार्टा जारी कर दिया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में काफ़ी लाभ मिला उससे कंपनी को। तो उसके दुरुपयोग पर रोक लगाया। इसको दस्तक भी, आप दस्तक के रूप में भी आप आगे जानेंगे मीर कासिम मीर जाफर के काल में। तो दस्तक क्या था, इसके अंतर्गत कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिलता था। दुरुपयोग कैसे करते थे अंग्रेज लोग, तो अंग्रेज के जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारीगण होते थे, उन लोग क्या करते थे कि इस दस्तक का प्रयोग कर अपने सामान को कंपनी का सामान बना करके दुरुपयोग करते थे, जिससे बंगाल के नवाब पसंद नहीं करते थे। यही था मेन लड़ाई का कारण, इसको जान लीजिए। मुर्शिद कुली खां के डेथ के बाद सुजाउद्दीन का शासनकाल आता है। यह 1727 से 1739 तक रहा। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा। चलिए अब अगले पर आते हैं, सरफराज खां। यहाँ से एक प्रश्न बनता है। ये रहा 1739 से 40 तक, ओनली 1 ईयर। एक प्रश्न जो बनता है, 10 अप्रैल 1740 को बिहार का उपराज्यपाल था अलीवर्दी खां, इसको गिरिया के युद्ध में पराजित कर दिया। गिरिया का युद्ध कब हुआ था, 10 अप्रैल 1740। किसके किसके बीच हुआ था, अलीवर्दी खां और सरफराज खां। इसके बाद अलीवर्दी खां नवाब बनता है बंगाल का। यह काफ़ी स्ट्रांग व्यक्तित्व था, और 1740 से 1756 तक यह रेगुलर बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर शासन करता रहा। यहाँ पर अलीवर्दी खां के काल की अगर बात की जाए, तो जिस तरीके से मुर्शिद कुली खां 1691 औरंगजेब और 1717 फर्रुखसियर के मैग्ना कार्टा का बचाव कर रहा था कि अंग्रेज दुरुपयोग न करें, कंपनी दुरुपयोग न करें, उसी तरीके से अलीवर्दी खां ने भी
इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया। चंद्रनगर नाम की एक बस्ती थी फ्रांसीसियों की बंगाल में, और कोलकाता का फोर्ट विलियम जो था वो था आपका अंग्रेजों का। इन लोग किलेबंदी करना चाहते थे, लेकिन अलीवर्दी खान ने किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। ठीक है, इसको क्लियर रखिएगा। एक चीज और यहाँ पर अलीवर्दी खान में आपको पढ़ना है, मुगलों का प्रभाव इसने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। 1740 में जब यह गद्दी पर बैठा बंगाल का, तो मोहम्मद शाह था उस समय शासक, बादशाह दिल्ली में, मुगल बादशाह। उसको 2 करोड़ रुपया रिश्वत दिया था। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, कितना करोड़ रुपया रिश्वत दे करके बैठा था। ग्रिया के युद्ध में तो हराया था, अपनी वीरता को तो वो आपका सिद्ध कर ही चुका था, उसके बावजूद उसने रिश्वत दे दिया ताकि डिस्टर्ब किसी तरह से नहीं करे। हालांकि उतनी पावर उसमें नहीं था, रंगीला शासक था। उसके बाद आता है दूसरा, मराठों के साथ इसने संधि किया 1751 में, है ना। 12 लाख चौथ देना स्वीकार किया, कुछ क्षेत्र भी मराठों को प्रदान किया। और तीसरा जो आता है 1746, है ना, इसमें क्या आपको करना है कि मुगलों को जो भी देता था हल्का फुल्का अमाउंट, पूरी तरह से मना कर दिया कि अब हम नहीं सकेंगे, है ना। मराठों को दिया और मुगलों को मना कर दिया, है ना। तो 1746, 1751 और 2 करोड़ रुपया मोहम्मद शाह को। और इसने अपने जितने भी उसके पुत्र थे सारे अयोग्य थे, इसलिए अपने नाती को इसने क्या किया, सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है और सिराजुद्दौला जो है गद्दी पर बैठता है, बंगाल का नवाब बनता है। कहीं ना कहीं से आप मान सकते हैं कि सिराजुद्दौला तो काफ़ी योग्य था, लेकिन वह अपने अधिकारियों के, अपने अधीनस्थ मंत्रियों के, जो भी उसके आसपास थे, उनके धोखेबाजी का शिकार होकर के रह गया। इसीलिए 1 साल ही रहा, 1756 से 1757। अब इसके काल पर अगर हम लोग आते हैं तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सिराजुद्दौला बहुत ही सुंदर राजकुमार रहा था अपने टाइम में, बाद में योग्य भी था, हर दृष्टि से योग्य भी था। और इसने अपने नाना जी अलीवर्दी खां के मार्ग पर ही चला और किसी तरह की किलेबंदी की कभी भी अनुमति नहीं दी, न फ्रांसीसियों को अनुमति दी, न अंग्रेजों को अनुमति दी, है ना, क्योंकि वो जानता था किलेबंदी करने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके बाद आपका क्या होता है, अलीवर्दी खां जब गद्दी पर बैठता है तो उसके अपने ही कई विरोधी थे। वो योग्य था, लेकिन उसके जो अधीनस्थ थे, अधिकारी थे, कभी भी उसका सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण उसका जो कार्यकाल है मात्र 1 साल रहा। चाहे पूर्णिया में उसकी मौसी घसीटी बेगम हो और उसका पुत्र जो था शौकत जंग, वो भी विरोधी था। उसका बहनोई था मीर जाफर, वह भी साजिश रच रहा था। शायद उन लोगों को पता नहीं था कि इन अंग्रेजों का साथ देने से भविष्य में उनके साथ सिराजुद्दौला के साथ जितना बुरा करेंगे उससे भी ज़्यादा बुरा होगा, है ना। पूरे दक्षिण भारत में वो हश्र देख चुके थे कि किस तरह अंग्रेज कूटनीति करते हैं, फिर भी वही हाल था, है ना। तो यहाँ पर अंग्रेज का कहीं ना कहीं से उन्होंने बाद में सहारा भी लिया। फिलहाल चलते हैं कोलकाता। कोलकाता में क्या होता है, इसने तो मना कर दिया, आपको हम किलेबंदी नहीं करने देंगे। फ्रांसीसी उतने अधिक पावरफुल नहीं थे, वे मान गए, लेकिन अंग्रेजों ने जबरन किलाबंदी करना शुरू कर दिया कोलकाता का, फोर्ट विलियम का। किलाबंदी का अर्थ होता है मोटा मोटा दीवार चारों ओर लगा देना, है ना, और अंदर में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे फिर जानकारी कुछ नहीं प्राप्त हो पाता था। व्यापार के नाम पे कुछ भी हो सकता था, है ना, सैन्य गतिविधियां हो सकती थी। तो किलेबंदी का अनुमति के तो पक्षधर ना मुर्शिद कुली खां था, ना अलीवर्दी खां था, ना सिराजुद्दौला था। तब क्या करता है, जब जबरन किलाबंदी करने लगा तो 15 जून 1756 को अटैक कर देता है कोलकाता पर। मुर्शिदाबाद राजधानी था इन लोगों का, है ना। शुरू में राजधानी कहाँ था, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से कोलकाता अटैक करता है और अंग्रेज वहाँ से भागने को मजबूर होते हैं। अब फुल्टा द्वीप पर ड्रेक नाम का एक अंग्रेज था, उसके नेतृत्व में फुल्टा द्वीप पर उन लोग शरण लेता है ना। और अमीर चंद
के हाथों में कोलकाता सौंपकर सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद आता है। कोलकाता में ही एक और घटना हुई थी। ये तो 15 जून 1756 की घटना है। 5 दिनों बाद माना जाता है, कुछ दिन रुका था सिराजुद्दौला। माना जाता है कि 20 जून 1756 को कोलकाता में एक घटना हुई जिसमें एक छोटे से रूम में, है ना, 146 अंग्रेजों को पैक कर दिया गया, जिसके कारण 123 अंग्रेज मारे गए, मात्र 23 अंग्रेज बचे। उसमें था एक मिस्टर हॉलवेल, उसी ने ये कहानी बताई। हालांकि कई लोग इस कहानी को गलत भी मानते हैं, लेकिन ब्लैक होल की घटना कब हुई? 20 जून 1756, ये आया करता है एग्जाम में। इसके बाद दक्षिण भारत तक न्यूज पहुंची है, तो वहाँ से क्लाइव और वाटसन अंग्रेजी सेना को लेकर के आया। दक्षिण में उस समय मजबूत स्थिति थी, तो वहाँ पर क्लाइव थल मार्ग से आया, जल सेना के साथ वाटसन आया। वाटसन और क्लाइव कोलकाता पर अटैक करता है, तो जिसके भरोसे इसने छोड़ा था बेचारा सिराजुद्दौला, अमीर चंद, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। ठीक है, इसका सूत्र जो है आ जा मामी, है ना, अ फॉर अमीर चंद, ज फॉर जगत सेठ, मा फॉर माणिक चंद और मी फॉर मीर जाफर, है ना। अक्सर सुनते होंगे आप देशद्रोहियों में एक आपका नाम आता है जयचंद का, एक मीर जाफर का। हालांकि सब आपको नहीं मानना है इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि शुरू क्लास में ही मैंने बता दिया था कि हर घटना, हर ऐतिहासिक घटना के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है वह होता है आर्थिक कारण। धार्मिक कारण कहीं नहीं होता है। दिमाग में इसको बैठा लीजिए, अन्यथा कभी उत्तर अच्छा नहीं लिख पाइएगा मुख्य परीक्षा का, है ना। तो ये चारों का नाम आजा मामी का बता दिया मैंने। इन लोगों ने अब खेल खेल दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पर गड़बड़ कर दिया तो फिर इन लोगों का सफलता जो था तय था। अंततः बेचारा सिराजुद्दौला को 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। ये एक अपमानजनक संधि थी सिराजुद्दौला के लिए, क्योंकि कोलकाता के किले बंदी की अनुमति देनी पड़ी, जो बंगाल की नीति के पूरी तरह से विरुद्ध था। सिक्का ढालने की अनुमति देनी पड़ी, युद्ध हर्जाना भी देना, जो भी व्यापारिक अधिकार दिए गए थे वही 1691 1717 फर्रुख शेयर, तो उस सारे के सारे लौटाने पड़े। अब दुरुपयोग होगा कि नहीं होगा वो तो आप समझ ही रहे हैं, उसी को दस्तक बोलते थे। उन लोग तो दुरुपयोग करेगा ही, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला बात हो गया था। उन लोग जान रहा था नवाब अब कमज़ोर हो रहा है। उसके बाद कुछ दिन शांति रहा। अब क्या होता है, फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर था। 15 मार्च, जस्ट उसका अगला महीना, 9 फरवरी को हुआ है अलीनगर संधि। 15 मार्च का घटना मैं बात कर रहा हूँ। 15 मार्च 1757 को एक तरह से समझ लीजिए भड़का रहा था। अंग्रेज को फील हो गया था हम लोग थोड़ा मजबूत हैं और इसके अधिकारी जो है हमारे पक्ष में ही हैं, कुछ पैसों के लिए हमारे पक्ष में आराम से आ जाएंगे। इसलिए 15 मार्च 1757 को फ्रांसीसी बस्ती जो चंद्रनगर का मैंने बात किया थोड़ी देर पहले, उस पे कब्जा कर लेता है। इस चीज़ से काफ़ी कुपित होता है सिराजुद्दौला, और अब समझ लीजिए युद्ध अब संभावी हो गया था। अंग्रेज की ओर से क्लाइव था, बहुत ही चालाक आदमी था, वह तैयारी भी करने लगा था। इसका सूत्र रखेगा जिसको जिसको मिलाया था अपनी ओर अंग्रेज, आजा मीरा, पहला आजा मामी था, यहाँ आजा मीरा। आजा से वही रहेगा अमीरचंद जगत सेठ, मी से वही रहेगा मीर जाफर, र से राय दुर्लभ, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मानिक चंद यहाँ पर नहीं रहेगा। इन चारों को अपनी ओर मिला लेता है अंग्रेज। उसके लिए बहुत ही आसान होने वाला था। 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान में, गांव में युद्ध हो जाता है नवाब की सेना और अंग्रेजी सेना के बीच में। नवाब की सेना के 5000 सैनिक मारे जाते हैं इन लोगों के धोखेबाजी के कारण, ठीक है, जिसमें मीर मदन और मोहन नाम के 2 सेनापति जो थे उन्होंने काफ़ी वफादारी के साथ लड़ा, लेकिन बाकी लोग तो धोखा दे रहे थे। बेचारा क्या करता, ठीक है, ये महल की ओर भागा, उसके बाद ही हार हो गई। और उधर अंग्रेज़ों का ओनली 65 मरा, इसका 5000 मरा। उसके बाद सिराजुद्दौला जब भागने लगा, ठीक है, आज देख रहे हैं ना अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को भी भागना पड़ रहा है। ताजिकिस्तान ने संरक्षण देने से मना कर दिया है, शरण देने से, विमान को भी नहीं उतरने दिया, है ना। जब हारने लगता है कोई भी ग्रुप या आदमी,
तब फिर सभी लोग उससे कन्नी काटने लगते हैं। ये आज का नहीं है केवल, ये युगों युगों से ये चलता आ रहा है। ठीक है, जब वो भागने लगा तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका जेपीएससी के लिए भी, झारखंड पेपर के लिए भी, सिराजुद्दौला से। जब वह राजमहल का काजंगल क्षेत्र पहुंचा, काजंगल ही बोलते थे उस समय, वहीं पर जो मीर जाफर था उसका बहनोई, उसके बेटा मीरान ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इसका कहानी खत्म हो गया उसी जगह। और यहाँ पर अगर प्लासी युद्ध के महत्व की बात करें, एक बक्सर युद्ध आएगा थोड़ी देर बाद, तो प्लासी युद्ध का महत्व अगर आप बात करते हैं तो सिंपल सा है कि जो अंग्रेज नॉर्थ इंडिया में अभी तक पांव नहीं जमा पाए थे, व्यापारी ही थे, अब वो राजनीतिक शक्ति बन चुके थे। बंगाल की ओर से उनका इन हो चुका था, अवध और मुगल का भी अस्तित्व बाकी था, है ना। अब उसके हाथों की कठपुतली बन गए थे बंगाल के नवाब, जिसको चाहते थे बनाते थे, जैसे बोलते थे उनको करना था, बस प्रत्यक्ष में नहीं आए थे, इतने समझ लीजिए। तो इसका भी चरण रहा, पहले नवाब के माध्यम से शासन किया, फिर प्रत्यक्ष में आया, द्वैत शासन किया, लास्ट में पूरा कंट्रोल कर लिया। तो मीर जाफर को बनाया गया 1757 में नवाब, 1757 से 1760। इतना आसान नहीं रहा मीर जाफर के लिए। पहले तो उसे 2.25 करोड़ रुपया एट ए टाइम घूस देना पड़ा, रिश्वत देना पड़ा। साथ ही 24 परगना जिला जो बंगाल में आज भी है, उसे भी पूरी तरह से प्रदान कर देना पड़ा अंग्रेजों को। ये दो काम किया ना, कुछ दिन बाद फिर 3 करोड़ रुपया देना पड़ा। डिमांड किया देना है, नहीं देगा तो क्या होगा, समझ रहे हैं, भगा देगा उसको, फिर किसी और को बैठा देगा। और इतना ही नहीं, हिंदू अधिकारी वगैरह जो थे मीर जाफर के दरबार में, तो हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को रखते थे, तो अंग्रेजों ने कहा हिंदू लोगों को हटा दो। मीर जाफर ने हिंदुओं को भी हटा दिया, लेकिन डिमांड तो कम हो नहीं रहे थे। अंततः मीर जाफर को एक अन्य यूरोपीय शक्ति से सहायता लेने का प्रयास करना पड़ा, और वह था डच। लेकिन 1759 में वेदारा के युद्ध में डच भी पराजित हो गए, है ना। 1760 में फ्रांसीसी भी पराजित हो गए वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों से। तो हर जगह से जो है संभावनाएं खत्म हो गई थी। अब या तो बात मानना था या हटना था। अंततः विवाद इतना बढ़ गया कि 1760 में उसे हटा दिया गया, और 1760 में बनाया फिर से मीर कासिम को, है ना। मीर कासिम को अंग्रेजों ने नवाब बना दिया, और फिर उससे क्या करता है कि 3 अलग अलग क्षेत्रों को पूरी तरह से हस्तगत कर लेता है बनाने के बदले। एक चटगांव था, दूसरा मिदनापुर था, और तीसरा वर्धमान था। इसके अलावा 30 लाख रुपया भी देता है, सिलतट फैक्ट्री भी दे देता है उसको, सिलतट क्षेत्र। तो ये तो सारे शर्तें थी, लेकिन फिर वही हाल हुआ जैसा मीर जाफर का हाल हुआ था, मीर कासिम का भी हाल हो गया। फिर डिमांड बढ़ने लगा, तो यह भी परेशान हो गया। तो पहला काम यह क्या करता है अंग्रेजों से परेशान होकर के, यह मुर्शिदाबाद जो राजधानी था, कोलकाता राजधानी नहीं था, ध्यान रखिएगा, मुर्शिदाबाद जो राजधानी था उसको कहाँ पहुँचा देता है, बिहार का मुंगेर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि बिहार में बंगाल का जो राजधानी मुंगेर किसने बनाया था, तो ये बनाया था मीर कासिम। क्या क्या अंग्रेजों को दिया था, 3 स्थान, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या करता है, कुछ राजस्व सुधार करता है, अपने सैन्य सुधार करता है यूरोपीय कंपनी के आधार पर, यूरोपियन के आधार पर। ये सब चीज़ पसंद नहीं आता है। अंत में दस्तक वाला फिर मुद्दा आया। लोग तो दुरुपयोग खुलेआम करने लगा था, कंपनी का अधिकारी लोग मनमाना जो दस्तक को अपने निजी व्यापार के लिए यूज करता था। तब गुस्सा से क्या करता है मीर कासिम, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, भारतीय व्यापारी थे, 1762 में उनके लिए भी फ्री कर देता है शुल्क वगैरह। इंडियन को शुल्क लगता था, देखिए अपने ही देश में उनके लिए भी शुल्क लगता, फ्री कर दिया, और यह अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। तब युद्ध अब संभावी हो गया। 1763 में कटवा का युद्ध होता है ना। 19 जुलाई 1763 कटवा का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, जिसमें मीर कासिम पराजित हो जाता है और वह वापस भागता है अवध की ओर। और रास्ते में पटना में उसने बहुत सारे अंग्रेजों की हत्या कर दी, जो पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है।
अब ये भी प्रश्न बनता है कि पटना हत्याकांड से कौन संबंधित है? मीर कासिम। अब उन लोग प्लान बनाता है उधर जा कर के। अवध का उस समय नवाब था सुजाउद्दौला, है ना। बंगाल का जो शुरुआती शासक था वो सुजाउद्दीन था, याद रखिएगा। और मुगल शासक था, बादशाह था शाह आलम सेकेंड। और यहाँ से मीर कासिम भाग के गया, तीनों में गठबंधन हो गया। ये तीनों जो ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो था उत्तर भारत की तीन प्रमुख शक्तियाँ थीं। इन तीनों प्रमुख शक्तियों के बीच अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन हो जाता है। और बिहार के बक्सर, चौसा सुने थे ना लड़ाई आपका शेरशाह और हुमायूं के बीच में, उसी जगह बक्सर है। बक्सर में इन तीन शक्तियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो जाता है। हेक्टर मुनरो इसका सेनापति था, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। 1764 ईस्वी में युद्ध होता है और हेक्टर मुनरो इसका सेनापति था अंग्रेजों का। उधर से तीनों शक्तियां थीं, जिसमें उत्तर भारत के तीनों संयुक्त शक्तियों का पराजय होता है बक्सर के युद्ध में। इसके बाद 1765 में 16 अगस्त को दो संधि होती है ना। एक संधि जो हुआ अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ, है ना। मीर कासिम को तो वैल्यू ही नहीं दिया, काहे कि बंगाल पे अच्छा खासा नियंत्रण था। सुजाउद्दौला के साथ क्या गेम किया उसको देखिए। उससे इलाहाबाद, कड़ा और बनारस तीन स्थान ले लिया। मैप में आप देख लीजिएगा, मैं वहाँ पर अच्छी तरह से दिखा दूंगा इलाहाबाद कहाँ है, कड़ा कहाँ है। इलाहाबाद के पास ही कड़ा है। उससे लिया 50 लाख रुपया भी लिया उधर जाना। और इलाहाबाद कड़ा को क्या करता है, मुगल बादशाह शाह आलम को दे देता है, जो अवध सुजाउद्दौला से लिया। और उससे बोलता है कि आपको हम इलाहाबाद कड़ा दिए हैं, हमको भी कुछ दीजिए, है ना। तब उसको देता है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जमींदारी, दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्रदान कर दिया जाता है। बदले में अंग्रेज भी यह प्रॉमिस करते हैं कि आपको जो है 26 लाख रुपया प्रति वर्ष देंगे। समझ गए ना। तो ये दो संधि हुआ, एक मुगल बादशाह के साथ और एक अवध के नवाब के साथ। अवध के नवाब से इलाहाबाद कड़ा लेकर के पहला संधि और दूसरा संधि में उसे दे दिया शाह आलम को। पहला संधि में जो बनारस लिया था उसे बलवंत सिंह को बनारस की जागीर अंग्रेजों ने स्थानांतरित कर दी। ये 1765 का घटना हुआ। उसके बाद अवध वाले में मैंने पढ़ाया ही था, 1773 में फिर से मुगलों से छीन लेता है इलाहाबाद कड़ा और फिर इसको बेच देता है। मैंने इसी का चीज़ इसी को बेच दिया अवध के नवाब को, है ना। 1773 के बनारस संधि में पिछले क्लास में आप देख सकते हैं। अब आइए बंगाल का क्या हाल हुआ 1765 के बाद। 1765 से 1772 का काल रहा बंगाल में द्वैध शासन का काल। द्वैध शासन का काल इतना बुरा काल था कि वहाँ की जनता, कृषक सारे कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गए, कंगाली के श्रेणी में आ गए। अत्यधिक धन निकास हुआ। 1757 से 64 तक भी हुआ, लेकिन 1765 से 1772 तक बहुत ज़्यादा हुआ। द्वैध शासन का अर्थ था नवाब तो बंगाल था, बंगाल का नवाब अभी भी था नजीबुद्दौला, है ना। लेकिन मीर जाफर का पुत्र था नजीबुद्दौला। लेकिन वास्तव में सारे निर्णय, सारे अधिकार, टैक्सेशन के अधिकार, टैक्स कलेक्शन करने के अधिकार अंग्रेजों के थे। इसीलिए कहा गया द्वैध शासन। समझ रहे हैं ना। द्वैध शासन के दौरान कुछ भी गलत होता था तो उसका आरोप किस पे लगाया जाता था, बंगाल के नवाब पर। कुछ गलती से अच्छा हुआ तो उसका श्रेय कौन लेता था, अंग्रेज। बाकी डिटेल इसका जो है आपको मुख्य परीक्षा में पढ़ना है। द्वैध शासन की बुराइयां, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्यों खत्म करना पड़ा फिर, है ना। तो ये था आपका बंगाल का पतन और अंग्रेजों के हाथ में जाना। अब अगले टॉपिक पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मैसूर का विजय कैसे हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल की मेंबरशिप को जरूर प्राप्त करें। उससे बहुत सारे लाभ बहुत सारे अभ्यर्थी उठा रहे हैं, आप भी उठाएं। बहुत बहुत